I am Dr. Poonam Gupta from School of Education, Sanskrit University, Mathura. Today I am presenting my topic human values. I am including these topic today: meaning and concept, definition, types, needs and importance. First we discuss about the values. What is values? Meaning and concept. Values denotes the degrees of importance of some things or actions with the aims of determining which actions are best to do or what way in the best to live or to desirable the significance of different actions. मीन्स वैल्यू को अगर मैं डिस्क्राइब करूँ इन शॉर्ट तो वैल्यू जो वर्ड है वो लिया गया है लैटिन वर्ड वैलियर से, और वैलियर का मतलब होता है टू बी वर्थ, टू बी प्रीसियस और टू बी इम्पॉर्टेंट. एवरीथिंग in our life which we have important is valuable. We can say value is valuable. Value can be is an imagination or thought or ideas. It can be anything which is our for valuable in our life. Then we describe in values. Value denotes the degree of importance. Everything in which life we have important इज़ वैल्यू. लाइक अगर मैं वैल्यू को बोलूँ तो हिंदी में बोलते हैं इसको मूल्य. मूल्य की परिभाषा को अगर हम डिफ़ाइन करेंगे तो मूल्य जो है एक ऐसी व्यक्तित्व का ऐसा पार्ट है जो कि हमें दिखाई तो नहीं देता लेकिन वो हमारे व्यक्तित्व को डायरेक्शन देता है, हमारे व्यक्तित्व का अछूता भाग है, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि कौन सी चीज़ लाइफ में हमारे लिए राइट है, कौन सी चीज़ रॉन्ग है. वो हमारे लिए एक पाथ क्रिएट करता है कि हमें किस राह पर चलना है. तो दैट इज़ वैल्यू. तो वैल्यू इज़ अ डिज़ायरेबल बिहेवियर, व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग. देन वी डेफिनेशन. अगर डेफिनेशन की बात करूं तो वैल्यू जो है वो बहुत ही बड़ा एस्पेक्ट है, ठीक है, और जो लाइफ का कोई भी जो पार्ट है वो वैल्यू से अनटचेबल नहीं है. इन शॉर्ट अगर हम डिफाइन करें अकॉर्डिंग टू एलपोर्ट वैल्यू इज़ ए बिलीफ अपॉन विच ए मैन एक्ट्स बाय प्रीफरेंस. अगर हम एलपोर्ट के अनुसार देखें तो एलपोर्ट ने वैल्यू को किस तरह से डिस्क्राइब किया है कि वैल्यू एक विश्वास है. मूल्य क्या है? एक विश्वास है जिसके अकॉर्डिंग कोई भी ह्यूमन बीइंग एक्ट करता है, प्रीफरेंस देता है कि उसके लिए क्या रॉन्ग है और क्या राइट है, क्या चीज़ को वो प्रीफरेंस देता है अपनी लाइफ में. अगर मैं इसका एक एग्जांपल दूं तो जैसे कि हमारे पास दो सिचुएशन है. एक पाथ जो है वो जाता है राइट वे पे और जो कि थोड़ा सा टिपिकल है, मुश्किल है, और एक पाथ जाता है रॉन्ग वे पे जो कि थोड़ा सा इजी है और हम उसे इजीली ले सकते हैं. लेकिन जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा पाथ चूज़ करना है, ठीक है. अगर हमारी वैल्यूज़ हमें इस तरह से अगर हम प्रीफरेंस देते हैं राइट वे को तो हम लोग राइट वे ही चुनेंगे, चाहे वो कितना ही मुश्किल हो, कितना ही हार्ड हो, उस पर हम चलना ज़्यादा पसंद करेंगे. चाहे वो रास्ता मुश्किल होगा लेकिन जो सक्सेस जो होगी हमारी वो कैसी होगी, वो हमारी बिल्कुल परमानेंट होगी. अगर हम रॉन्ग वे चूज़ करते हैं तो बेशक हमें सक्सेस जो है वो आसानी से मिल जाएगी, इजीली मिल जाएगी, जल्दी मिल जाएगी, लेकिन वो कैसी होगी, वो टेम्परेरी होगी, ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगी वो. तो इसीलिए वैल्यूज़ जो हैं वो हमारी डिसाइड करती हैं कि कौन सी चीज़ हमें चूज़ करनी है, कौन सा पाथ हमारे लिए राइट है, कौन सा रॉन्ग है. According to Hill, value are the individual beliefs to which people attach significant worth and by which they organize their life. तो अकॉर्डिंग टू हिल्स ने क्या कहा कि जो वैल्यूज़ हैं वो लाइफ को क्या बनाती हैं, वर्थफुल बनाती हैं. एक वर्थ है, इम्पोर्टेंस है, और जो कि हमें क्या बताती है कि हमारे राइट जो लाइफ का जो पाथ है वो कौन सा राइट है हमारे लिए और कौन सा रॉन्ग है. तो इस तरह से हम अपनी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग कोई भी इंडिविजुअल अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है. अगर उसकी लाइफ में वैल्यू, अगर मैं बोलूँ कि वैल्यूज़ इम्पोर्टेंट हैं तो वो सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग हैंडल करता रहेगा और उसकी लाइफ जो है वो इजीली रन करेगी पर्टिकुलर वैल्यूज़ को अपना कर.
और इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो वैल्यू कैन बी ऑल्सो डिफाइंड एज ए प्रिंसिपल दैट प्रमोट्स वेल बीइंग और प्रिवेंट्स हार्म। अगर शॉर्ट में हम बोलें, अगर हम इसे समराइज़ करें तो वैल्यू एक हमारे लिए ऐसे प्रिंसिपल्स हैं या ऐसे सिद्धांत हैं जिसके अकॉर्डिंग हमारी लाइफ रन करती है, जिस पर हम लाइफ में लॉन्ग टाइम तक रन करते हैं, जिनको हम बिलीव करते हैं, जिनको हम मानते हैं, जिनके ऊपर हमारा विश्वास होता है कि हाँ यही हमारे लिए राइट है, और जिसके बदौलत हम जो है अपने कई सारे हार्म से, हमारी लाइफ में जो टिपिकल सिचुएशंस आती हैं उनसे हम बाहर निकल आते हैं इस तरह से। तो टिपिकल सिचुएशंस जब भी आती हैं तो राइट और रॉन्ग का डिसीजन हमारी वैल्यूज़ ही करती हैं। तो ह्यूमन वैल्यू एक्चुअली में क्या है, एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है ह्यूमन बीइंग की। विदाउट वैल्यू अगर मैं बोलूँ तो ह्यूमन बीइंग हम हो ही नहीं सकते। एनिमल बीइंग में और ह्यूमन बीइंग में बेसिकली यही डिफरेंस है, यानी कि मानवता और पशुता में अगर हम अंतर करें तो ह्यूमन वैल्यूज़ ही उनको डिफ्रेंशिएट करती हैं। कुछ मानवीय मूल्य हैं जो उनको पशुता से अलग बनाते हैं। ठीक है, इसी में मैं एक ऐड करना चाहूँगी, एक मेरे पास श्लोक ऐड करना चाहूँगी जो ह्यूमन क्वालिटीज़ को डिनोट कर रहा है। तो येषां न विद्या तपो न दानम धर्मम न शीलम ते मनुष्य रूपाण मृगाश्चरन्ति ते धरा। तो यानी कि जिन मनुष्यों में न दया है, न प्रेम है, न भाव है, न करुणा है और ना उनमें मानवता है, ऐसे मनुष्य जो है वो धरा पर पशुओं की तरह ही विचरते हैं और एक बोझ के समान होते हैं। तो बेसिकली मैं बोलूँ तो ह्यूमन वैल्यूज़ ही वो क्वालिटीज़ हैं जो मानव को मानव बनाती हैं। आगे अगर हम चलें तो टाइप्स ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़, कुछ यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ होती हैं जो कि सभी जगह मान्य होती हैं। यूनिवर्सल का मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड वो उनको मान्यता प्राप्त है। जैसे कि मैंने यहाँ पर देयर आर 5 यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़। ठीक है, मैंने यहाँ पर 5 ह्यूमन वैल्यूज़ को डिस्क्राइब करने की कोशिश करती हूँ मैं। तो सबसे पहली जो वैल्यू है वो है लव। लव यानी कि प्रेम। प्रेम क्या है? प्रेम को यदि मैं छोटे से शब्दों में बयां करूं तो प्रेम एक तरह से केयरिंग है। लव इज़ केयर। ओके, लव केयरिंग से हम ले सकते हैं, है ना, और इसको सैक्रिफाइसेस से ले सकते हैं लव को, और लव को हम ले सकते हैं एक स्पेशल अटैचमेंट से। तो अगर मैं बोलूँ कि लव जो है वो एक बेसिक नीड्स है। एवरी लिविंग बीइंग्स की, हर एक प्राणी मात्र की एक जो है मुख्य, जो अगर मैं बोलूँ कि मुख्य जो आवश्यकताओं में से एक है प्रेम। बेसिक नीड्स जैसे कि भोजन, पानी, ऑक्सीजन, इन सब के बाद अगर मैं दूसरी नीड्स की बात करूं तो वो है हमारी लव। प्रेम के बिना व्यक्ति अधूरा महसूस करता है। हर व्यक्ति की चाहत होती है कि कोई उसे प्रेम करने वाला हो, कोई उसकी केयर करने वाला हो, कोई उसे चाहने वाला हो, कोई उसकी रेस्पेक्ट करने वाला हो। ये जब वैल्यू होती है किसी इंसान में तो वो क्या करता है, एक मानव मात्र की सेवा भाव में उसके अंदर ये चीज़ें आ जाती हैं। और ये प्रेम किसी भी रूप में हो सकता है, ईश्वर से हो सकता है, एनिमल बीइंग से हो सकता है, किसी से भी हो सकता है प्यार। ठीक है, अपने परिवार वालों से हो सकता है, समाज से हो सकता है। तो इसकी भी अलग अलग, सेल्फ लव भी हो सकता है, आत्मसम्मान जिसको बोल सकते हैं, आत्म प्रेम जिसको बोलते हैं, वो सबसे बड़ा गुण होता है। अगर हम अपने आप से प्यार नहीं कर सकते तो बाकी किसी और से भी प्यार नहीं कर सकते, ऐसा मेरा खुद का मानना है। ठीक है, तो प्रेम जो है वो है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैल्यू है जो कि यूनिवर्सली वर्क करती है। ठीक है, अगर मैं सेकंड यूनिवर्सल वैल्यू की बात करूं तो वो है हमारा ट्रुथ। ट्रुथ मीन्स सत्यता, द रियलिटी, अनचेंजेबल रियलिटी, हम बोल सकते हैं ना, अनचेंजेबल रियलिटी। तो रियलिटी विद फैक्ट्स, ट्रुथ को भी हम बोल सकते हैं रियलिटी विद फैक्ट्स, यानी कि ये कभी चेंज नहीं होता। ट्रुथ ट्रुथ ही रहता है, सत्य सत्य ही रहता है हमेशा, किसी भी भाव में, किसी भी समय में, किसी भी काल में सत्य को कभी बदला नहीं जा सकता। तो सत्य जो होता है वो हमारे ह्यूमन वैल्यू में से एक है। अगर सत्य को हम अपना लेते हैं तो बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली हमारे अंदर आ ही जाती हैं। ठीक है, जैसे कि इससे एक जुड़ा हुआ है एक ऑनेस्टी है ना, ड्यूटीफुल। और नेक्स्ट जो हमारी वैल्यू है वो है राइट कंडक्ट। राइट कंडक्ट, राइट वे टू लिव।
राइट पाथ टू वी लिव, ये भी बोल सकते हैं। राइट कंडक्ट मीन्स ड्यूटीफुलनेस, हाँ ड्यूटीफुलनेस। यदि हम ड्यूटीफुलनेस मीन्स यदि हम अपना काम टाइम पे करते हैं और अपने पूरे निष्ठा के साथ करते हैं, अपनी पूरी 100% अपना करते हैं उसमें, तो ड्यूटीफुलनेस आप रहते हो, तो ये है राइट कंडक्ट, यानी कि राइट वे टू द लाइफ। ठीक है, फिर हम अगर अगला हम डिस्क्राइब करें पीस। पीस मीन्स क्या बोलते हैं आप? पीस मीन्स शांति, जो कि सीधा सीधा रिलेट कर रहा है हमारा लव से। जहाँ प्रेम है, जहाँ वहीं शांति होगी। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं कि पीस का कंसेप्ट जो है हमारे यहाँ बरसों से चला आ रहा है। अगर हम एंशियंट टाइम्स इंडियन की बात करें तो हमारे यहाँ पौराणिक काल से ही हमने सबसे पहले प्रेम और अहिंसा की बात की, प्रेम और शांति की बात करी है ना। चाहे वो गौतम बुद्ध हों, उन्होंने भी हमेशा प्रेम की बात करी है, शांति की बात करी है। उन्होंने शांति की सर्च में, शांति की तलाश में उन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया और एक नए धर्म की स्थापना करी, वो था बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म का पूरा पूरा संदेश जो है वो अहिंसा और शांति के लिए ही जाता है। दूसरे हम नए टाइम में बात करें तो हम गांधी जी को ले सकते हैं, वो भी हमारे शांति के ही प्रमोटर थे। विवेकानंद को ले सकते हैं, विवेकानंद का भी कोट है कि विश्व में शांति की स्थापना हो। और हमारे यहाँ तो भारत में कंसेप्ट भी है कि जो विश्व जो धरा है वो क्या है, विश्व जो है वो एक परिवार की तरह है, और परिवार में जो विश्व के सभी रहने वाले हैं वो क्या है, आपस में बहन भाई हैं, दे आर ब्रदर एंड सिस्टर्स। तो ऐसा बोला विवेकानंद जी ने भी बोला था ये शांति के बारे में। तो भारत में शांति का कंसेप्ट बहुत पुराना है। और ह्यूमन वैल्यू में से बात करूँ तो शांति की स्थापना जो आती है वो किससे आती है? अपने अंदर सेटिस्फैक्शन से आती है। सेल्फ सेटिस्फैक्शन जो है वो बेसिक नीड्स है पीस की। जब हमारे अंदर सेल्फ सेटिस्फैक्शन होता है तो हम लोग अपने आप में ही शांति महसूस करते हैं। शांति का मतलब इससे भी है जस्टिस से, है ना। जहाँ जस्टिस है वहाँ पीस है। ठीक है, यदि हम किसी दूसरे की चीज़ को लेना नहीं चाहते, उस पर हम अपनी गलत नीयत नहीं रखते, उसको अपनाने नहीं चाहते, उसको छीनना नहीं चाहते, अगर ये कंसेप्ट हमारे अंदर है तो ऑटोमेटिकली पीस जो है वो एनवायरनमेंट में या वर्ल्ड में अपने आप ही इस्टेब्लिश हो जाता है। ठीक है, तो पीस का कंसेप्ट इंडियंस में बहुत पुराना। उसके साथ ही साथ पीस के रिगार्डिंग जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब बहुत सारी विश्व में अशांति हो गई, बहुत सारा नुकसान हो गया, हिरोशिमा और नागासाकी पर जब एटॉमिक अटैक हो गया, उसका नुकसान वो आज तक भुगत रहे हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए शांति की स्थापना के लिए विश्व में कई सारे शांति को स्थापित करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन हुए, जैसे यूनिसेफ है ना, और यूनेस्को है। इस तरह से कई सारे उन्होंने पीस के लिए ये संस्थाएं स्थापित की गई। ठीक है, अभी मैं नॉन वायलेंस की बात करूँ नेक्स्ट, और हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस और पीस दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। नॉन वायलेंस का मतलब अहिंसा। जो हमारे महात्मा गांधी थे वो पूरी तरह से अहिंसा के पुजारी थे। उन्होंने अहिंसा के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई। ठीक है, उन्होंने ये बताया कि विश्व को प्रेम और अहिंसा से ही जीता जा सकता है, अन्यथा विश्व में अशांति ही स्थापित होती रहेगी और मानवता का नाश ही होता रहेगा। तो हम गांधी जी के बारे में तो ये भी प्रसिद्ध है कि उन्होंने जो आज़ादी दिलाई थी वो नॉन वायलेंस मूवमेंट के बदौलत दिलाई थी, है ना। और नॉन वायलेंस मूवमेंट से उन्होंने हमें आज़ादी दिलाई थी। और बोलते भी हैं कि गांधी जी ने चरखे से आज़ादी दिलाई थी बिना, और उनके लिए एक फेमस बात भी है कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो ऐसा उनके बारे में कहा जाता है। और दूसरा अहिंसा ही परमो धर्मा, ये हमारे गौतम बुद्ध जी ने दी थी लाइन, अहिंसा ही परमो धर्मा। ठीक है, तो जब हम अहिंसा की बात करते हैं तो विश्व में ऑटोमेटिक शांति स्थापित हो जाती है। तो हमारे जो तीन जो वैल्यूज़ हैं जैसे कि लव, पीस एंड नॉन वायलेंस, ये तीनों के तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। जहाँ ये चीज़ें होंगी वहाँ जो है वो अपने ऑटोमेटिकली, जहाँ लव होगा वहाँ पीस और नॉन वायलेंस ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट मैं डिस्क्राइब करूँगी नीड्स ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़। एक्चुअल ह्यूमन वैल्यूज़ आर नेसेसिटी इन टुडेज सोसाइटी एंड बिजनेस वर्ल्ड। ह्यूमन वैल्यूज़
are the features that guide pupil to take into account the human elements when one interacts with others human. They have many positive characters that create bonds of humanity between pupil and thus have value for all the human beings. इट मीन्स जो ह्यूमन वैल्यूज़ जो होती है वो आज की सोसाइटी में बहुत ज़्यादा उसकी नीड्स है। क्यों है? क्योंकि आजकल की सोसाइटी में हम देखते हैं प्रेजेंट सिनारियो में क्या चल रहा है, बहुत सारे क्राइम चल रहा है, बहुत सारा करप्शन चल रहा है। तो इनकी अगर हम बेसिक देखें, रूट्स देखें, तो इन सब की रूट्स जो है वो कहाँ हैं? हमारे लेक ऑफ वैल्यूज़ में। आजकल हम देखते हैं कि जो पेरेंट्स हैं उनके पास बच्चों को मोबाइल दिलाने के लिए तो टाइम है, लेकिन पेरेंट्स के पास बच्चों को वैल्यू देने का टाइम नहीं है। उनके पास खुद को बच्चों में जो शिक्षा देनी चाहिए, बच्चों में जो मूल्य स्थापित करने के लिए जो चीज़ें उन्हें टाइम होना चाहिए वो उनके पास नहीं है। तभी हम देखते हैं कि आज की सोसाइटी में वैल्यूज़ की कमी होती जा रही है, जिसकी वजह से हमारा जो एनवायरनमेंट है वो मोर सोशली पॉल्यूटेड होता जा रहा है सोशली। इतने सारे क्राइम, इतने सारे करप्शन, और जहाँ देखो वहाँ हम देखते हैं कि जगह जगह क्या है? डिसऑनेस्टी, बेईमानी फैली हुई है, रिश्वतखोरी फैली हुई है ना? कोई भी अपने फ़ायदे के लिए कोई भी शॉर्टकट अपना रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि सारी की सारी सोसाइटी पॉल्यूटेड हो रही है। तो अगर हम अपनी सोसाइटी को इन सब करप्शन से, इन सब क्राइम से बचाना चाहते हैं तो हमें जो है बच्चों में वैल्यू इंसर्ट करने ही होंगे, हमें बच्चों में मूल्यों की स्थापना बचपन से ही करनी होगी। पहले टाइम में जब जॉइंट फैमिली हुआ करती थी तो वहाँ हमारा ये वैल्यू इंसर्ट करने का टाइम या वैल्यू देने का काम जो है वो हमारा किसका होता था? हमारे ग्रैंड पेरेंट्स का होता था, है ना? बच्चों के जो जॉइंट फैमिली होती थी उसमें दादा दादी होते थे, ताऊ ताई होते थे, बड़ी फैमिलीज़ होती थी, वो बच्चों में छोटी छोटी स्टोरीज सुनाकर इस काम को कर देते थे। लेकिन क्योंकि आज सोसाइटी आगे बढ़ गई है, इकोनॉमी है ना, आर्थिक स्थिति की वजह से इकोनॉमिकली सब सेल्फ डिपेंड होने के लिए सब लोग जॉब पर जा रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिली हो रही है। अब बच्चों में आजकल वैल्यूज़ देने का टाइम किसी को भी नहीं है। तो इसी की वजह से जो मेन हमारे यहाँ वैल्यूज़ हैं उनकी सोसाइटी में कमी होती जा रही है। अगर आप देखोगे तो आज किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर सामने वाला मर रहा है, इमोशंस की कमी होती जा रही है। तो लोगों के पास टाइम ही नहीं है। कोई एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, लोग अपनी गाड़ी उठा के चल देते हैं कि कौन पछड़े में पड़ेगा। यानी ह्यूमैनिटी की कमी होती जा रही है, ह्यूमन वैल्यूज़ की कमी हो जाती है। तो इन कमियों को अपनी सोसाइटी को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए, और ऐसा लगे कि हम किसी जंगल में नहीं रह रहे हैं, एक मानवीय समाज में रह रहे हैं, तो इस चीज़ को महसूस करने के लिए ह्यूमन वैल्यूज़ को डेवलप करने की आवश्यकता है ही है। तो ह्यूमन वैल्यूज़ जो हैं वो कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं, कुछ ऐसे तथ्य हैं जो कि हर जगह सोसाइटी में रन करने के लिए, चाहे वो बिजनेस वर्ल्ड हो या आपका कोई कोऑपरेटिव वर्ल्ड हो, कोई भी हो, वहाँ कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, उसको फ्रीक्वेंटली रन करने के लिए, उसको सक्सेसफुली रन करने के लिए हमें वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो वैल्यूज़ की अगर हम नीड्स को देखें तो उसकी जो नीड्स हैं वो बेसिकली बहुत ज़्यादा, उसका जो दायरा है, जो स्कोप है, वो बहुत ज़्यादा कैसा है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है या डाइवर्स है। वो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि एक पर्टिकुलर हम चलेंगे तो इस पे काम हो जाएगा, नहीं। जो वैल्यूज़ हैं वो, उनका जो कंसेप्ट है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, डाइवर्स एरिया है वो। तो अलग अलग पर्टिकुलर एरियाज़ पे काम करके ही हम सोसाइटी में ह्यूमन वैल्यूज़ को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, और इसकी नितांत आवश्यकता है आज के समाज में। ठीक है, क्योंकि बिना ह्यूमन वैल्यूज़ के, बिना मानवीय गुणों के कोई भी समाज जो है वो अच्छे से आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकता, आगे से विकसित नहीं हो सकता। तो मानवीय समाज की जो पहचान है वो क्या है? हमारे मूल्य ही हैं। ठीक है, जैसे मानवता की पहचान हमारे मूल्य हैं, ऐसी मानवीय समाज की पहचान भी हमारे मानवीय गुणों से सुसज्जित मानव हैं। और ये काम हमारा कौन कर सकता है? हमारे कई सारे, जैसे हमारी सोसाइटी में ये काम हमारे स्कूल्स, पेरेंट्स से ही शुरू होती है। एक बात पेरेंट्स करेंगे, स्कूल में टीचर्स करेंगे, है ना? बहुत, और कई सारी ऐसे और भी तरीके हैं, जैसे स्टोरीज़ हैं, उनके थ्रूज़, छोटी छोटी हम प्लेस के थ्रूज़ बच्चों में छोटी छोटी वैल्यूज़ को डेवलप कर सकते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है मेरा इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़। तो मैंने बताया कि जो नीड्स हैं वो इतनी जो नीड्स है ह्यूमन वैल्यूज़ की वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे ही यदि हम इम्पोर्टेंस की बात करें, इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़ एजुकेशन एड्रेसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिएटिंग well-rounded individuals who are not only academically successful but also have a strong moral and ethical compass. It helps students develop self-awareness, emotional intelligence and social skills that are the needed to succeed in today's society. अगर मैं ह्यूमन वैल्यूज़ की इम्पोर्टेंस की बात करूं तो ह्यूमन वैल्यूज़ जो उनका एजुकेशन, ह्यूमन वैल्यू एजुकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है? ह्यूमन वैल्यूज़ एजुकेशन की इम्पोर्टेंस है कि जो स्टूडेंट है उसका ऑल अराउंड डेवलपमेंट हो सके, है ना, जिसके वजह से यदि उसमें ह्यूमन वैल्यूज़ हैं तो वो ना केवल अपने एकेडमिक यानी कि अपने विद्यालय जीवन में तो सफल होगा ही होगा, साथ ही साथ में वो एक सफल समाज का भी निर्माण कर सकेगा। तो अगर इनमें ये और साथ ही साथ उसमें क्या होगा, एक नैतिकता का विकास होगा। तो जो नैतिकता का विकास होगा उससे उसकी जो लाइफ है वो कैसी होगी, आसान हो जाएगी, है ना, आसानी से वो अपने लाइफ को सरवाइव कर सकेगा। फिर उसमें कौन कौन से हैं, उसमें सेल्फ अवेयरनेस का डेवलपमेंट होगा, जागरूकता। जैसे कि मैं बोलूँ जागरूकता के लिए सेल्फ अवेयरनेस में क्या है, जैसे एनवायरनमेंट का अगर हम बात करें तो एनवायरनमेंट जो है वो डे बाय डे पॉल्यूटेड होता जा रहा है ना, और जो एयर है वो पॉल्यूटेड होती जा रही है, उसमें तरह तरह की जहरीली गैसेस मिलती जा रही हैं, साथ में बहुत तरह के पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, अंडरग्राउंड वाटर, और साथ में जो है सॉइल पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। तो अगर हमने इसको अभी कंट्रोल नहीं किया और अभी अवेयरनेस हमारे अंदर नहीं आई या हमारे आने वाली जनरेशन के अंदर नहीं आई तो आगे जाके बहुत ही ज़्यादा इसके गंभीर परिणाम होने वाले हैं, है ना। अभी आप देखते हो कि जगह जगह बाढ़ आ रही है ना, जगह जगह फ्लड्स आ रहे हैं, लैंड वो हो रहा है, भूकंप आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हम ज़्यादा इंटरफेयर किस में कर रहे हैं, नेचुरल में। नेचर का जो प्रोसेस है हम उसमें इंटरफेयर करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो प्रकृति डिसबैलेंस होती जा रही है। तो नेचर का एक स्वभाव होता है कि वो हमेशा चीज़ों को रिटर्न करती है। यदि हम उसे प्यार देंगे, पोषण देंगे तो बदले में वो भी हमें यही देगी। यदि हम उसे प्रदूषण देंगे, कष्ट पहुंचाएंगे, उसमें इंटरफेरेंस करेंगे तो बदले में वो भी हमें यही देगी। तो प्रकृति का जो नियम है उसके अनुसार चलते हुए हमें सेल्फ अवेयरनेस हमारे विद्यार्थियों में होनी चाहिए। साथ में इमोशनल इंटेलिजेंस मीन्स कैपेसिटी टू टेक ए डिसीजन इन अ राइट वे एट राइट टाइम। इमोशनल, दैट इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस को अगर मैं डिस्क्राइब करूँ तो इमोशनल इंटेलिजेंस है कि पर्टिकुलर टाइम पर पर्टिकुलर पर्सन के साथ किस तरह का बिहेवियर करना चाहिए, किस तरह का हमें व्यवहार करना है, किस तरह का हमें डिसीजन लेना है, ये हम इमोशनल इंटेलिजेंस से डिसाइड करते हैं। साथ ही साथ इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ साथ एक है सोशल स्किल सोसाइटी में किस तरह से हाउ टू create a positive balance in our society, that is social skill. How to behave our elders, how to behave our youngers, and how to behave our colleagues, and how to behave in our workplace, and how to behave in our family. So that kind of we said that is social skill, that are the needed to the succeed in today's सोसाइटी। आज के समाज में सफल होने के लिए हमें इस तरह के स्किल को डेवलप करना ही पड़ेगा बच्चों के अंदर। तो अभी आप देखते हो कि सिलेबस में ह्यूमन वैल्यूज़ को इंक्लूड किया गया है, साथ ही साथ में एक वैल्यू एजुकेशन को भी इंक्लूड किया गया है। तो वो इस लेवल पर इंक्लूड करने का पर्पस यही है कि ताकि जो आने वाली जो जनरेशन है उनमें इन गुणों का विकास किया जा सके और इसके महत्व को समझाया जा सके कि इन पर्टिकुलर ह्यूमन वैल्यूज़ के चलते ही वो एक ह्यूमन बीइंग है, अदरवाइज देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन एनिमल बीइंग एंड ह्यूमन बीइंग। तो बेसिक ह्यूमन वैल्यूज़ जो है वो आजकल की बेसिक नीड्स ही नहीं है, बेसिक इम्पोर्टेंट भी है आज की लाइफ को सक्सेसफुली जीने के लिए।
After this topic, now we are discussing about the resources, या sources of values, from where we get the values. तो अगर हम इंडियन कंसेप्ट की बात करें तो ज़्यादातर जो वैल्यूज़ जो आती हैं उसके 3 सोर्सेज होते हैं। एक होता है कल्चरल रिसोर्सेज, एक होते हैं हमारे टेक्स्ट, जो ओल्डर टेक्स्ट होते हैं वो होते हैं, और तीसरे होते हैं हमारे सोशल, और हमारा नेक्स्ट जो होता है वो होता है संविधान। ठीक है, हमारे 3 जगह से हमें वैल्यू रिसोर्सेज जो है वो मिलते हैं। ठीक है, अगर हम पहली बात करें तो पहली जो हमारा रिसोर्सेस है वो है कल्चरल में हमारे सांस्कृतिक मूल्य आ जाते हैं, जिसमें हमारे जो है किस तरह का हमारा खान पान है, पहनावा है, किस तरह के हमारे फेस्टिवल्स हैं। ठीक है, एथिक्स हम बोल सकते हैं, वहाँ से हमें कुछ वैल्यूज़ प्राप्त होती हैं। दूसरे हैं हमारे जो टेक्स्ट हैं, ओल्डर टेक्स्ट क्या है हमारे, जैसे कि वेदास हैं, गीता, रामायण, इन सब से हमें वैल्यूज़ प्राप्त होते हैं। तो अगर हम ये रिसोर्सेज होते हैं, और दूसरे होते हैं हमारे जो है वो संविधान या कॉन्स्टिट्यूशनल, वहाँ से हमें मानव अधिकार प्राप्त होते हैं और कुछ हमारे मानव या कर्तव्य होते हैं। तो ये जो है वो वेरीड करते हैं सोसाइटी टू सोसाइटी, कंट्री टू कंट्री। ये रिसोर्सेज जो है वो पर जो सभी जगह वैल्यूज़ के यही रिसोर्सेज होते हैं। तो जो कल्चरल और टैक्स रिसोर्सेज और जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिसोर्सेज हैं वो वेरीज करते हैं कंट्रीज़ टू कंट्रीज़, यानी कि अलग अलग देश में जैसे जैसे देश होंगे वैसी वैसी ही उनकी वैल्यूज़ होंगी। लेकिन कुछ फंडामेंटल वैल्यूज़ हैं वो, या कोर वैल्यूज़ जिनको हम बोलते हैं, वो हर जगह यूनिवर्सल होती हैं, सेम होती हैं। तो कोर वैल्यूज़ मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया था कि कोर वैल्यूज़ जो हैं वो क्या है हमारी, या यूनिवर्सल वैल्यूज़ जिनको बोलते हैं, ये सब जगह सेम है। ठीक है, जैसे कि लव है, ट्रुथ है, राइट कंडक्ट, पीस, नॉन वायलेंस, ड्यूटीफुलनेस, ये कुछ ऐसी वैल्यूज़ हैं जो हर जगह वर्क करती हैं और हर जगह उतनी ही सक्सेसफुल होती हैं। अभी मैं बात करूं वैल्यूज़ का, जो एक और हमारी जो फ़िलॉसफी है उसके अकॉर्डिंग भी हमारी जो वैल्यूज़ हैं रन करती हैं। जैसे कि हमारे यहाँ जो इंडियंस में अगर मैं बात करूँ तो इंडियन वैल्यूज़ का जो वहाँ पर स्पिरिचुअलिटी मेनली देखने को मिलती है। हमारे यहाँ क्या है, अध्यात्म को, स्पिरिचुअलिटी को मेन एस्पेक्ट बोला गया है वैल्यूज़ का, कि स्पिरिचुअलिटी में जैसे हमारे यहाँ पूजा पाठ का करना है ना, टाइम का सांझ का दीपक जलाना, सुबह पूजा करनी, सूर्यदेव को प्रणाम करना। तो ये कंट्री टू कंट्री वैरिड करेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर जगह यही वैल्यू स्पिरिचुअली फॉलो करी जा रही हो। ठीक है, और मैं बात करूँ तो वेस्टर्न फ़िलासफ़ी जो है, इंडियन फ़िलासफ़ी डिपेंड कर रही है आपकी आइडियलिज्म पर और स्पिरिचुअलिटी पर, और वेस्टर्न फ़िलासफ़ी जो है वो डिपेंड करती है आपकी प्रैग्मेटिज्म पर और रियलिज्म पर। ये दोनों तरह के उन्होंने एस्पेक्ट दिए हुए हैं। वो जो हमारी जो इंडियन वैल्यूज़ हैं वो किस में बिलीव करती है कि पुनर्जन्म में विश्वास करती हैं, लेकिन जो वेस्टर्न फ़िलासफ़ी है वो किस में, आज उनके लिए जो भी है वो प्रेजेंट टाइम है, वो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करती हैं। तो इसीलिए वो आज में जीना पसंद करते हैं, जबकि हमारे यहाँ पुनर्जन्म का, पिछले जन्म का, कर्मांश का कंसेप्ट है हमारे यहाँ, उनके यहाँ कर्मांश का कंसेप्ट नहीं है। हमारे यहाँ तो यही है कि जो भी मिल रहा है वो पिछले जन्मों का फल है, और आगे जो मिलेगा वो इस जन्म का फल होगा। तो इस तरह से हमारे यहाँ जो है ये कंसेप्ट जो है वो दे रखा होता है इंडियन फ़िलासफ़ी में, जबकि वेस्टर्न फ़िलासफ़ी में ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ स्टार्टिंग में 18वीं जो 18th सेंचुरी के जो जैसे सोक्रेटिस हैं, एरिस्टोटल हैं, तो उन्होंने बताया था, एरिस्टोटल ने, उन्होंने आइडियलिज्म का थोड़ा सा कंसेप्ट दिया था, लेकिन बाद में वो रियलिज्म और प्रैग्मेटिज्म पे ही विश्वास करते हैं। दैट इज़ द सोर्स ऑफ वैल्यूज़। तो बेसिक वैल्यूज़ मैंने आपको बताई दी। ठीक है, नीड्स ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़, विदाउट ह्यूमन वैल्यूज़ देयर इज़ नो ह्यूमैनिटी। और नाउ वी कंक्लूड आवर टॉपिक।